देश एक चुनाव, हम बात कर रहे हैं जो समान नागरिक संहिता है और इसी तरह की समानता की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो अशोक चंद्रवंशी जी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे अपनी बात रखें। जी अशोक जी। वास्तव में आपका जो संतुलन का समीकरण जो कार्यक्रम है ये ज्वलंत मुद्दों के लिए ही है और बहुत प्रासंगिक कार्यक्रम ही है। आपने जो कहा कि एक तो दो विषय थे आपके, एक देश और एक कानून और एक देश एक चुनाव। सुभाष जी, मैं इसके पृष्ठभूमि की तरफ थोड़ा सा अगर जाते समय बात करूं कि 1947 में देश आजाद हुआ और 1947 के बाद 1950 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक उसके तुरंत बाद ही जो ड्राफ्टिंग बनाई जा रही थी, उस ड्राफ्टिंग को फिर 1952 में एक नाम दे दिया गया, हिंदू कोड बिल। फिर बाद में ये कहा गया कि अभी तो सिर्फ हिंदू समाज के लिए है, बाकी समाजों के लिए हम बाद में और लाते जाएंगे। उसमें बेसिकली जो विषय था वो बहुविवाह प्रथा को तोड़ना था। तो हिंदू समाज के लिए तो बहुविवाह प्रथा को तो तोड़ी जा रही थी, मगर और इस देश में जितने जो संप्रदाय के लोग रह रहे थे उन लोगों को छूट था। यानी कि मैं अगर कहूं कि उस समय भी हम एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ रहे थे। ठीक उसके बाद जब देश में इमरजेंसी थी 1975 में, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें 3 बातें जोड़ी गई थी, जिसमें बात यह थी कि प्रमुख रूप से जो पंथ निरपेक्षता को जोड़ी गई थी और पंथ निरपेक्षता के साथ साथ जो बात जोड़ी गई थी उसमें वो थी समाजवादी और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो 3 बातें थी, इसमें जो सबसे ज्यादा जोर दिया गया था वो सेकुलरिज्म यानी कि पंथ निरपेक्षता की बात थी। अगर हम पंथ निरपेक्षता को हम लागू कर रहे थे 1942 में और हम प्रियम्बल में उसको जगह दे रहे थे, इसका मतलब ही था कि हम एक देश और एक कानून की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बाद में जब 1976 में ये शामिल किया जा रहा था, उस समय देश का पूरा विपक्ष जेल में बंद था क्योंकि इमरजेंसी थी। बाद में अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भी विश्लेषण किया कि एक चुनाव आज से नहीं, ये पहले से भी होते आ रहा है और ये हुआ भी है, क्योंकि उस समय भी देश में एक बड़ी पार्टी थी जिसका एक बड़ा भाग था जिसका कब्जा था। धीरे धीरे इसमें जो विरोध की जो बात आने लगी, वो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक संगठनों में एक विरोध का रिवाज है। अगर कोई जो सत्ताधारी दल करता है तो जो सत्ता से बाहर है वो पार्टी विरोध करती है, फिर जो विरोध करने वाली पार्टी जब सत्ता में आती है तो जो सत्ता में है वो पार्टी विरोध करती है। जैसे आपने टैक्सेशन की बात कही, जब एक देश एक कर लागू किया जा रहा था तो उसी जीएसटी का विरोध उन लोगों ने करने लग गए जो जीएसटी को ड्राफ्टिंग में ले आए थे। यानी कि उस समय तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने भी एक देश एक टैक्स की बात कही थी। लेकिन जब पुनः वही लोग विरोध में आए या विपक्ष में आए तो फिर विरोध करने लगे। क्या है कि देश की एक परंपरा ही रही है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसमें विरोध, जो विपक्षी पार्टियां में विरोध करना। अदरवाइज हम सभी लोग उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि देश में कानून एक जैसा हो, देश में चुनाव एक साथ इसलिए हो क्योंकि अभी आपने भी वरना इसका जिक्र किया कि हम तब 2.5 महीने लगभग हम फिर शून्य हो जाएंगे और देश में इतना बड़ा देश है, हमारे लगभग 30 से राज्य हैं, कभी न कभी चुनाव होते रहता है। इसलिए वास्तव में एक देश और एक चुनाव तो होना ही चाहिए। देश के बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों ने इसमें भाग लिया है। अमित शाह जी थे, गुलाम नबी आजाद जी थे और हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी जो ऑलरेडी कानून के इतने अच्छे जानकार हैं, उन लोगों ने जब इतना अच्छा ड्राफ्टिंग तैयार किया है और 1800 पेज का रिपोर्ट अगर उन्होंने दिया है, 191 दिन मेहनत किए हैं और हजारों बैठकें उन लोगों ने की है, तब तो स्वाभाविक है कि इसमें किसी को विरोध होना नहीं चाहिए। जी ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा कि आप खुद ही कह